तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। 56 साल 56 ईयर्स एक लंबा अरसा होता है। जब इस देश में 56 साल पहले 1971 में लोगों ने सायरन की आवाज़ सुनी। मौका था इंडिया और पाकिस्तान के बीच जंग का, सीधी जंग हुई थी। और ये वही 71 की जंग थी जिसमें पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए, ईस्ट पाकिस्तान अलग हुआ और बांग्लादेश का जन्म हुआ। इस जंग के दौरान देश के अलग अलग शहरों में अमूमन सायरन बजा करता था और तब लोगों को इस सायरन का मतलब समझ में आया था। 71 के बाद आज हम 2025 में हैं और कल यानी 7 मई को होम मिनिस्ट्री की तरफ से जारी एक आदेश के तहत हमारे देश के 25 स्टेट, 25 राज्य और बाकी यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश में यही सायरन की आवाज़ सुनाई देगी। 244 डिस्ट्रिक्ट, शहर, गांव, ज़िले, हर जगह। और इस सायरन की आवाज़ के ज़रिए लोगों को, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को उनकी हिफाजत के मंत्र बताए जाएंगे। बताया जाएगा कि इस सायरन का मतलब क्या है, इसके बजने का मतलब क्या है, और ये सायरन बजे तो आपको क्या करना है, कैसे करना है। कल क्या होगा इसकी पूरी कहानी आपको सुनाऊं उससे पहले पिछले 2-3 सालों में आप सभी ने टीवी के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए इजराइल और यूक्रेन में जो जंग हुई या हमले हुए उसकी आपने तस्वीरें देखी होंगी और उसी तस्वीर के दौरान आपने सायरन की आवाज़ सुनी होगी। जब जब कोई हवाई हमला होता तो पूरे यूक्रेन के आसमानों में सायरन की आवाज़ गूंजती। जब ईरान ने इजराइल के ऊपर रॉकेट दागे एक साथ कई 100, तब भी सायरन की आवाज़ इजराइल के अलग अलग जगहों से सुनाई दी। लेकिन इन सायरन की आवाज़ के साथ कुछ दहला देने वाली तस्वीरें आई थी। वो जंग और हमले की तस्वीर थी। लेकिन कल जो 7 मई को देश में होने जा रहा है वहाँ ऐसी कोई सूरत नहीं है। 140 करोड़ भारतीयों की सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए एक ड्रिल है, ताकि बताया जाए। क्योंकि एक पूरी पीढ़ी को ये पता ही नहीं है कि इस सायरन या जंग का मतलब क्या है। और अच्छी बात ही है कि कम से कम 56 साल में कोई ऐसी जंग नहीं हुई, क्योंकि जंग हमेशा किसी भी देश को पीछे धकेल देती है। लेकिन 7 अरब की इस दुनिया जो इंसान है, इस दुनिया में 7 अरब इंसान रहते हैं। अगर इस पूरी दुनिया को देखें तो इस सायरन को जो कल भारत में बजने जा रहा है, एक देश ऐसा है जिसने आज से नहीं 1951 से इसकी तैयारी कर रखी थी, और वो है इजराइल। इजराइल सिर्फ देश की आबादी 1 करोड़, लेकिन उसने जब आज़ाद हुआ 1948 में तो सिर्फ 3 साल के अंदर अंदर इजराइल ने एक कानून बनाया और उस कानून का नाम रखा 1951 सिविल डिफेंस लॉ। सिविल डिफेंस लॉ का मतलब ही ये था, और उस वक्त तो 30-40-45 लाख की आबादी थी शायद इजराइल की, कि इजराइल के हर नागरिक को तैयार किया जाए किसी भी जंग के हालात में उनको कैसे सुरक्षित रहना है। और इस 1951 सिविल डिफेंस लॉ को वक्त वक्त पर बदला गया। आज के इस दौर में, आज की तारीख में, इजराइल के इस 1951 सिविल डिफेंस लॉ ये कहता है कि इजराइल के हर घर, इजराइल की हर रेजिडेंशियल बिल्डिंग, इजराइल की हर इंडस्ट्रियल बिल्डिंग के नीचे एक बंकर होगा जो आपके हवाई हमले से बचाएगा। और इसी वजह से इजराइल में ये जो बॉम्ब शेल्टर भी जिसे हम कहते हैं, वहाँ के लोग आदी हैं। जब सायरन की गूंज सुनाई देती है, लोग आराम से बॉम्ब शेल्टर के अंदर चले जाते हैं। यहाँ तक कि IDF यानी कि इजरायली डिफेंस फोर्स ने ये तक नाप रखा है कि किन किन शहरों में अगर ऐसी इमरजेंसी आती है तो लोग कितनी देर में बॉम्ब शेल्टर या उस बंकर तक पहुँच सकते हैं। तो उसके लिए अलग अलग इन्होंने गिनती भी की है। जैसे अगर यरूशलेम में जो लोग रह रहे हैं, तो अगर इमरजेंसी के हालात होते हैं तो यरूशलेम के लोग
1 मिनट और 42 सेकंड के अंदर जहाँ भी हों आप किसी न किसी एक बॉम्ब शेल्टर या बंकर के अंदर पहुँच जाएंगे। घर के अंदर है तो जल्दी पहुँचेंगे, लेकिन कहीं मान लीजिए मार्केट में है, कहीं और है, मैक्सिमम 1 मिनट 42 सेकंड में वो पहुँच जाएंगे। जबकि एक और वहाँ का शहर है नेतिव हासरा। अगर नेतिव हासरा के शहर में लोग रह रहे हैं और वहाँ इमरजेंसी सायरन बजता है, हवाई हमला होता है, तो सिर्फ और सिर्फ 15 सेकंड के अंदर इस शहर का रहने वाला हर शहरी किसी न किसी बॉम्ब शेल्टर या बंकर में पहुंच जाएगा और वो महफूज हो जाएगा। ये है इजराइल की तैयारी। अच्छा, इस तैयारी की उनकी वजह है, बहुत सारी अलग चीज़ें हैं। वजह यह है कि ये वो देश है जिसका जन्म हुआ, उसके बाद चारों तरफ ही जो इसके बाकी देश हैं उसके साथ कभी बनी नहीं इजराइल की, चाहे वो वेस्ट बैंक हो, गाज़ा पट्टी हो, लेबनान हो, जॉर्डन हो, या फिर दूर बैठा इराक हो। तो जब सरहदें आपकी इन लोगों से जिनके साथ कभी बनी नहीं, तो फिर आपको सरहद के अंदर अपने लोगों की हिफाजत तो करनी पड़ेगी। पिछले 3 साल से यूक्रेन भी यही कर रहा है, जब से रशिया के साथ जंग हुई। अब लंबा खींचा तो उसने भी बंकर बनाने शुरू किया, वरना शुरुआत में जब सायरन बजता तो लोग अंडरग्राउंड मेट्रो के बिल्डिंग में जाकर छुपते थे। अब कहाँ इजराइल और कहाँ यूक्रेन, कहाँ हम 140 करोड़, कोई गिनती नहीं इन देशों की। अब 1 करोड़ वाला इजराइल और कुछ करोड़ शायद यूक्रेन और 140 करोड़ हम। तो एक दिक्कत तो ये भी है कि 140 करोड़ लोगों के लिए आप उस तरह के सिविल डिफेंस लॉ या इस तरह के बॉम्ब शेल्टर या बंकर कैसे बनाएं। दूसरा, हमारा एक ही पड़ोसी है जो हमें वक्त वक्त पर तकलीफ देता रहता है, वो है पाकिस्तान। आखिरी जंग हुए भी 56 साल हो गए सीधी। वैसे तो 1999 करगिल भी हुआ, 2001 में पार्लियामेंट पर भी अटैक हुआ, लेकिन ये हमले थे। सीधी जंग हुई या तो 65 में, 71, तो 71 को हो गए 56 साल। तो हमें ज़रूरत भी नहीं पड़ी और हम खुद जंग तो चाहते भी नहीं, ना हम उकसाते हैं किसी पड़ोसी को, लेकिन पड़ोसी ही उकसाए तो क्या करें। तो इसीलिए कुछ दिक्कतें और मुश्किलें ये भी है कि 56 साल से कभी कोई सायरन बजा नहीं। अब अचानक पहलगाम में जो कुछ हुआ, उसके बाद जो तनाव है भारत और पाकिस्तान के बीच, उस तनाव के चलते ये हालात ऐसे बन रहे हैं कि शायद जंग हो जाए। हालांकि जंग, मैं बार बार कहता हूँ, मैं उनमें से हूँ जो हमेशा जंग के ख़िलाफ़ रहता हूँ, क्योंकि इसमें नुकसान जान माल का तो आप छोड़िए, पर इंसानी जान, जो सरहद पर हमारे सैनिक हैं, जो आम लोग हैं। हालांकि जंग की एक खासियत और भी होती है, आप उठाकर देखिएगा इतिहास, जंग में आमतौर पर नेता बहुत कम मरते हैं, बेचारे हमारे सैनिक शहीद होते हैं या आम लोग। तो इसीलिए आतंकवाद का मुकाबला करना चाहिए, आतंकवादियों को नेस्तो नाबूद करना चाहिए। लेकिन अब जो हालात बने हैं, अगर उसमें जंग की सूरत बनती है तो हर भारतीय की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी है सरकार पर, और इसीलिए सरकार ने ये फैसला किया। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ मॉक ड्रिल हमारे यहाँ। अब भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव है, इससे पहले बड़े कई फेमस मॉक ड्रिल हुए वर्ल्ड में। तो पहले उन ड्रिल पर एक नज़र डाल दीजिए। डक एंड कवर मॉक ड्रिल, ये अमेरिका के इतिहास में हुआ पहला मॉक ड्रिल था। ये हुआ था 14 जून 1952 को, 14 जून 1952, डक एंड मॉक ड्रिल। असल में तब अमेरिका को ये लगा था, 52 जस्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की बात है, बहुत सारे दुश्मन नए पैदा हो चुके थे अमेरिका के लिए। न्यूक्लियर वेपन, परमाणु बम दुनिया देख चुकी थी, नागासाकी और हिरोशिमा, और इसी अमेरिका की वजह से। तो अमेरिका को भी खतरा हुआ कि कहीं अगर अमेरिका पर ही कोई परमाणु हमला हो जाए तो क्या करेंगे। तो कुछ ऐसे सिचुएशन बन रहे थे। इसी के बाद 14 जून 1952 को अमेरिका ने डक एंड कवर मॉक ड्रिल नाम से एक एक्सरसाइज किया था, और ये पहली बार था जब पूरे अमेरिका में 14 जून 1952 को इस मॉक ड्रिल को किया गया। इस ड्रिल के दौरान स्कूलों और सार्वजनिक जगहों पर अलर्ट सायरन बजाया गया ताकि लोगों को अलर्ट किया जा सकते किसी भी हमले के लिए। और स्कूली स्टूडेंट्स, बच्चे, आम लोगों को ये बताया गया कि कैसे आपको मेज़ के नीचे सर छुपाकर, मतलब डक कर, अपने आप को बचाना है। तो इसीलिए डक वहाँ से लिया गया। और फिर सर को कवर करने का जो तरीका था कि हथेली से आपको अपने सर को कवर करना है। तो पहले मेज़ के नीचे सिर छुपाना है और फिर हथेली से अपने सर को ढकना है।
इसीलिए इसका नाम कर दिया गया था डक एंड कवर मॉक ड्रिल 1952 14 जून को। और इसका मकसद ही था परमाणु हमलों से अमेरिकियों को बचाना। तो इस मॉक ड्रिल की उस वक्त पूरी दुनिया में चर्चा हुई थी, क्योंकि एक साथ पूरे अमेरिका, उनके 50 स्टेट्स जो भी है, सब जगह पे ये ड्रिल किया गया और पूरे अमेरिका ने इसमें हिस्सा लिया। देन एक कनाडा ने किया था 19 फरवरी 42 1942 19 फरवरी, ये था डफ डे ड्रिल। इस डफ डे ड्रिल को कनाडा के सिर्फ एक शहर में अंजाम दिया गया था, क्योंकि इस शहर पर यह था कि हमला हो सकता है, और उस शहर का नाम था वमोनिटोबा। तो 19 फरवरी 1942 को डफ डे एक मॉक ड्रिल किया गया यहाँ पर, और इसके तहत ये हुआ कि उनको नाजी हमला कर सकते हैं। तो नकली नाजी के हमले का नाटक किया गया। शहर के तमाम जो चौराहे थे वहाँ पर वॉलंटियर जो है वो नाजी सैनिक बनकर आए और खड़े हो गए। कुछ लोगों को देशद्रोही बनाकर गिरफ्तार करने की पूरी ट्रेनिंग ली गई। सायरन बजाए गए, पूरे शहर की लाइटें बंद कर दी गईं और एक तरह से ब्लैकआउट किया गया। फिर बताया गया कि जब अंधेरा होगा तो इंसान अपने आप को कैसे सुरक्षित रखेगा, इसकी ट्रेनिंग दी गई। तो ये डफ डे ट्रेनिंग कनाडा ने की थी, मॉक ड्रिल। देन 11 से 25 सितंबर 1980, ये सबसे लास्ट लेटेस्ट था, मतलब करीब 45 साल पहले ब्रिटेन ने किया था। लेकिन ब्रिटेन ने एक दिन नहीं बल्कि 11 से लेकर 25 सितंबर तक ये मॉक ड्रिल किया था, जिसका नाम रखा था स्क्वायर लेग ड्रिल। असल में ब्रिटेन को एक दिन लगा कि अगर उसके ऊपर एक साथ उसके दुश्मन देश 150 न्यूक्लियर वेपन, मतलब 150 के करीब परमाणु बम गिरा दें ब्रिटेन पर, तो क्या वो उससे बच सकता है? उसके लोग महफूज रह सकते हैं? उनको बचाया जा सकता है? उनको कैसे सिक्योर रखा जा सकता है? तो 150 न्यूक्लियर बम अगर ब्रिटेन पर गिरता है तो कैसे वहाँ के लोगों को बचाना है? सिर्फ इस एक चीज़ के लिए ब्रिटेन ने 11 से 25 सितंबर तक ब्रिटेन के अलग अलग शहरों में स्क्वायर लेग ड्रिल किया था। इस ड्रिल के दौरान उन्होंने इसको बल्कि एक फील्ड एक्सरसाइज नाम दिया था। तो इसके दौरान में पूरे देश में रेड एयर सायरन बजाए गए। सायरन बजाते ही बताया गया कि लोगों को करना क्या है, क्या खतरा हो सकता है। सभी गैर ज़रूरी लाइटें बंद कर दी गई। लाइटें इसलिए बंद कर दी जाती हैं ब्लैकआउट की, अमूमन जब हवाई हमला होता है तो शहर की चकाचौंध रोशनी दुश्मनों के बड़े काम आ जाती है। और अगर अंधेरा हो शहर के ऊपर, आप जब ट्रैवल करते हैं प्लेन से तो आप देखते होंगे कि जब आप टेक ऑफ करते हैं या लैंड करते हैं तो रात को शहर तारों की तरह टिमटिमाता है। तो वो बड़े दुश्मनों के काम आ जाता है कि अच्छा ये इतना भरा पूरा शहर रोशनियों से जगमग, तो उनके लिए काम आसान हो जाता है। लेकिन अगर पूरे शहर की आप बिजली काट दें, बत्ती गुल कर दें, ब्लैकआउट कर दें, तो फिर दुश्मन को ये पता करना बड़ा मुश्किल होता है कि ये शहर है या शहर का बाहरी इलाका, या एक्चुअल में शहर कहाँ पर है। तो उनको धोखा देने के बड़ा काम आता है, और ये जंग का बड़ा पुराना तरीका है और बड़ा कारगर तरीका है। तो ब्रिटेन ने भी ऐसे ही किया था कि पूरे ब्रिटेन में ब्लैकआउट किया और इमरजेंसी में कैसे किसको देखना है, कैसे बचाना, उसकी पूरी ड्रिल की थी। यही ड्रिल अब भारत 7 मई को करने जा रहा है। इस ड्रिल को करने के लिए ख़ासतौर पर बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन 5 ऐसी चीज़ें हैं जो हर देशवासी को कल इसको एक तो घबराने और डरने की ज़रूरत नहीं है, ये हम सबकी हिफाजत के लिए है। तो इसलिए इस ड्रिल के दौरान जो भी बताया जाए, जो भी कहा जाए, जो भी सिखाया जाए, पढ़ाया जाए, उसको गौर से सीखना और समझना चाहिए, क्योंकि हम सबके ही काम के लिए है। कायदे से 5 खास चीज़ें हैं, 5 अहम बातें हैं इस मॉक ड्रिल की जो कल होने जा रही हैं। पहली, जंग के दौरान किसी भी हवाई हमले की जब उम्मीद होगी, आशंका होगी कि अब हवाई हमला होने जा रहा है, तो एक सायरन बजाया जाए। इस सायरन के बजने का मतलब है कि दुश्मन हवाई हमला करने वाला है। तो जब भी सायरन की आवाज़ सुनाई दे ऐसे जंगी हालात में, तो समझ लीजिए कि सरकार को ये पता है, क्योंकि पता चल जाता है अगर दुश्मन देश का प्लेन कहीं से उड़ा तो आपके रडार से तो बचता नहीं है। तो उन्हें ये भी पता है कि कौन कौन से इलाके निशाने पर हो सकते हैं।
तो सायरन बजाकर लोगों को ये बताया जाता है कि हवाई हमला होने वाला, अपने आप को सुरक्षित कर लो। तो इसीलिए जब भी सायरन की आवाज़ सुनाई दे तो पहली चीज़ बेसिक ये है कि हवाई हमला होने वाला, क्योंकि सायरन का मतलब अब पैदल आर्मी तो घुसेगी नहीं, इतनी दूरी भी बहुत है। अब जैसे अगर सरहद एलओसी को ले लें, एलओसी से दिल्ली या बाकी जगह जाने में बहुत वक्त लगता है, तो उस रास्ते से तो कुछ होगा नहीं। तो जब भी सायरन बजे इसका मतलब सबसे ज़्यादा खतरा हवाई हमले का है। तो हवाई हमले के लिए जब भी एक सिग्नल है सायरन, तो जब भी ऐसा हो तो उसमें ज़रूरी है कि इस आवाज़ को सुनते ही खुद को बचाना। अब हवाई हमले में खुद को कोई कैसे बचा सकता है? तो एक तो खुले में ना रहे, खुले में जाए नहीं, और दूसरा कोशिश करें आसपास में अगर आपके बेसमेंट है, तहखाना है, कुछ खाई है, बंकर है, अंडरग्राउंड कुछ बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे मेट्रो स्टेशन है, अंडरग्राउंड ब्रिज है, ऐसी जगहों पर अपने आप को छुपाना। और ये सारी चीज़ें नहीं हैं तो फिर घर के सबसे निचले हिस्से में खुद को बचाना। तो पहली चीज़ है सायरन बजना, और उस सायरन का मतलब है हवाई हमले से खुद को बचाना, जो मॉक ड्रिल के दौरान हर एक को बताया जाएगा। दूसरी चीज़ जो है, हमले के वक्त नागरिकों को खुद की सुरक्षा की ट्रेनिंग देना। मतलब अगर हमला होता है तो एक आम आदमी कैसे खुद को बचाएगा। जब सायरन बज जाए तो इसका मतलब है, समझ लीजिए खतरा सर पर है। जब खतरा सर पर है तो खुद को कैसे बचाएं। तो मॉक ड्रिल के ज़रिए इन चीज़ों की कल ट्रेनिंग दी जाएगी। खुद क्या करना है, कहाँ छुपना है, कैसे छुपना है, दूसरों की मदद कैसे करनी है, इमरजेंसी के हालात में क्या करना है। तो ये सारी चीज़ें जो दूसरी है कि खुद की सुरक्षा की ट्रेनिंग। तीसरी चीज़ जो है इस मॉक ड्रिल का एक अहम हिस्सा है, वो ये है कि बत्ती गुल करके ब्लैकआउट करना, जो मैंने अभी बताया। इस मॉक ड्रिल के दौरान ये भी पूरे 244 डिस्ट्रिक्ट, 25 स्टेट, यूनियन टेरिटरी, देश भर के 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को ये जो ब्रीफिंग है वो ये है कि जब जब कहा जाए कि ब्लैकआउट है, जैसे अभी फिरोजपुर में थोड़ी देर पहले कल भी हुआ, आज भी वहाँ पे आधे घंटे के लिए ब्लैकआउट है। ब्लैकआउट की ट्रेनिंग चल रही है अलग अलग जगहों पर। अब फिरोजपुर एक बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एयरफोर्स के हिसाब से भी। तो जब ब्लैकआउट की बात हो, मैंने कहा शुरू में कि एक शहर की जगमगाती रोशनी दुश्मनों को दावत देती है और काम आसान कर देती है। लेकिन अगर कहा जाए कि ब्लैकआउट, तो चलिए स्विच तो सरकारी जो मशीनरी है, जो बिजली सप्लाई करती हैं कंपनियां, उनके पास है। वो तो एक मोहल्ला या एक शहर की बत्तियां गुल कर देंगे। लेकिन इससे सिर्फ काम नहीं होता है। आज के इस दौर में शायद ही कोई ऐसा घर हो जहाँ इन्वर्टर ना हो। अब पता चला कि बिजली तो गुल हो गई है दुश्मन को चकमा देने के लिए, लेकिन कुछ भाई साहब अपना इन्वर्टर से पूरे घर को ही रोशन किए हुए हैं। उसके बाद टीवी भी चल रहा है, म्यूज़िक भी चल रहा है, और घर को रोशन करके वो रोशनी दुश्मनों को दिखा रहे हैं। तो ये किसका पार्ट है कि अगर ब्लैकआउट तो मतलब ब्लैकआउट। हाँ, घर के ऐसे बंद जगहों पर जहाँ कोई विंडो नहीं है, दरवाज़ा नहीं है, जहाँ से आपके घर की एक कैंडल की या एक छोटे से बल्ब की रोशनी उस घर को चीर कर बाहर नहीं जा रही है, वहाँ तक ठीक है। लेकिन रोशनी को चीख कर बाहर की तरफ मत दिखाइए। तो ब्लैकआउट मतलब ब्लैकआउट। यहाँ इन्वर्टर और बाकी चीज़ों का कोई मतलब नहीं होता है। तो इसकी भी ट्रेनिंग की ब्लैकआउट में करना क्या है। जो चौथी चीज़ है वो ये है कि महत्वपूर्ण जितने भी इम्पोर्टेंट हमारे कारखाने हैं, ठिकाने हैं, उनको इस हमलों से कैसे सुरक्षित रखना है। हर दुश्मन देश जब जंग के हालात में हमला करता है, आपने अभी देखा होगा यूक्रेन और जो फ़लस्तीन और इज़राइल के बीच है, उनके निशाने पर क्या होते हैं? ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जहाँ हथियार बनते हैं, एयरपोर्ट, रनवे जहाँ से लड़ाकू प्लेन उड़ सकते हैं। इसके अलावा आर्थिक तौर पर कमज़ोर करने के लिए बड़े बड़े कल कारखाने, जिनसे लगता है कि उड़ाकर वो बहुत बड़ा नुकसान कर देंगे। हाईवे, ब्रिज, पुल, रेलवे, ऐसी चीज़ों को निशाना बनाया जाता है, क्योंकि जंग कई मोर्चे पे एक साथ लड़ी जाती है। एक तो ताकत और ये सब कुछ हो गया, एक इकोनॉमी, आर्थिक तौर पर भी बर्बाद करने के लिए। तो इन इम्पोर्टेंट संस्थानों को, कारखानों को, ठिकानों को, एयरपोर्ट, रनवे, हॉस्पिटल, हाईवे, ब्रिज, पुल, क्योंकि आपको
चेन लाइन भी तोड़ना होता, संपर्क लाइन। तो इनको कैसे बचाना है, इसके आसपास जो लोग हैं उनके लिए भी ट्रेनिंग है। तो इसको भी सुनना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे राष्ट्र हित में है। तो एक तो ये सारी चीज़ें हो गई। जो इसमें एक आखिरी चीज़ है, पांचवा, वो ये है कि ऐसे इमरजेंसी के सिचुएशन में मान लीजिए हवाई हमला हो गया और किसी जगह पर कोई नुकसान हो गया, किसी बस्ती में, रिहायशी बस्ती में, तो ये है उम्मीद कि अब यहाँ पे कोई हमला होने वाला, पहले से इन्फॉर्मेशन आ गई, तो उन बस्तियों में रहने वाले लोगों को उनके इलाकों से निकाल कर किसी सुरक्षित ठिकानों पर ले जाने की एक पूरी कोशिश होती है। तो खाली कराकर उन रिहायशी जगहों को या उन इम्पोर्टेंट ठिकानों को, और वहाँ पे लोग हैं, दूसरी जगह ले जाना, और कैसे ले जाना, कैसे पहुँचाना, सुरक्षित पहुँचाना, इसकी भी मॉक ड्रिल में ट्रेनिंग का एक अहम पार्ट है। तो ये 5 इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसका हर एक को पालन करना चाहिए, अपने लोगों की, अपने पड़ोसियों की, और इस तरह से एक चेन बनेगा तो पूरे देश की भलाई के लिए। तो कल है ये मॉक ड्रिल, पूरे देश में होना है। इसमें बहुत सारे लोग शामिल होंगे, अलग अलग वॉलेंटियर्स हैं इसमें, और जो लोग ये कर रहे हैं उसमें करीब अगर आप देखें तो फिर जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उसके गवर्नमेंट के ऑफिशियल होंगे, पुलिस होगी, फायर ब्रिगेड के होंगे, एम्बुलेंस के लोग होंगे, सिविल डिफेंस वॉलेंटियर्स होंगे, एनसीसी कैडेट्स होंगे, एनएसएस होंगे, होम गार्ड होंगे, और स्कूल कॉलेज के बहुत बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स होंगे, जिन्हें पहले ये सिखाया जाएगा कि आप दूसरों को कैसे मदद करोगे, कैसे बताएं। इन सबको ये ट्रेनिंग दी गई है और ये आम लोगों तक ये ट्रेनिंग पहुँचाएंगे। और कुल मिलाकर जब ये ट्रेनिंग दी जाएगी, इसी हम मॉक ड्रिल कहते हैं। मॉक ड्रिल का मतलब सिंपल सा आसान भाषा में ये है कि आपकी सुरक्षा के बारे में आपको जानकारी देना, कैसे जंगी माहौल में आप कैसे सुरक्षित रहेंगे। तो कल 7 मई को जब ये पूरे देश में सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल होगा और सायरन लगातार बजेगा, और इस सायरन के बजने के दौरान में क्या क्या चीज़ें बताई जाएंगी, समझाई जाएंगी, बिना डरे बिना घबराए इन्हें समझना। हम सब ये वैसे ही ऐसे मान लीजिए आप, जैसे हम प्लेन में बैठते हैं और जब टेक ऑफ होने वाला होता है तो फिर एयर होस्टेस या बाकी लोग अनाउंस करते हैं कि अब आप अपनी अपनी सीट की बेल्ट बांध लीजिए, और हमें बांधना होता है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ख़राब मौसम हो या कुछ हो, झटके लगते हैं। तो लेकिन उसकी ट्रेनिंग दी जाती है, वो बताती है कि सीट बेल्ट बांध लें, सीट ऐसे बांधें। फिर बताया जाता है कि आगे कितने द्वार, पीछे कितने द्वार, फिर ये कि ऑक्सीजन का मास्क ऊपर है, समंदर में अगर प्लेन को लैंड करना पड़े तो कैसे आप बाहर निकलेंगे। ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं हर जर्नी से पहले, चाहे आप 1000 बार प्लेन में बैठ चुके हैं, 10,000 बार, लेकिन हर बार आप ये सुनते हैं, हर बार बताते हैं क्योंकि उनका फ़र्ज़ है। सेम ये मॉक ड्रिल है कि इस सिचुएशन में क्या हो सकता है, उसके लिए आपकी जानकारी बहुत ज़रूरी है, ताकि आप भी सुरक्षित रहें, आपके अपने भी सुरक्षित रहें, आपके पड़ोसी सुरक्षित रहें, आपका शहर सुरक्षित रहे और पूरा देश सुरक्षित रहे। तो सभी की सुरक्षा के लिए ज़रूरी है कि इस मॉक ड्रिल का हिस्सा बने और जो भी कहा जाए उसे गंभीरता से सुने। तो फिलहाल कहानी में इतना ही, लेकिन कहानी ख़त्म करूं उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज आर्या, इनका बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे आर्या। और ये दीपक कुमार शर्मा जी की बेटियां हैं। आर्या, तुम भी मॉक ड्रिल ध्यान से कल देखना, सुनना, पापा से कहना। साथ ही रियांश, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे रियांश। और ये महेश चौधरी साहब के बेटे हैं। रियांश, तुमको भी मॉक ड्रिल के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और राजीव विक्रम यादव साहब, इनका भी बर्थडे है, बल्कि सॉरी, रजवी विक्रम यादव। तो रजवी, हैप्पी बर्थडे, और तुम भी मॉक ड्रिल के बारे में पापा से पूछना। और ये विक्रम यादव जी की बिटिया है। इसके अलावा आज ख़ास एनिवर्सरी है पूनम जी और अनिल सिंह जी। एक तो हैप्पी एनिवर्सरी आप दोनों को, पूनम जी और अनिल सिंह जी, और दिल से बधाई, पूरी क्राइम तक फैमिली की तरफ से बधाई, पूरी क्राइम तक टीम की तरफ से बधाई। और अभी अभी एक गिफ्ट भी मिला अनिल जी आपको, दीपक ने दिया है, शानदार आपका फेवरेट बुलेट, मैंने तस्वीर देखी। तो हैप्पी एनिवर्सरी, आप दोनों हमेशा अच्छे रहें, खुश रहें, साथ रहें, यही हम सब की दुआ है। और क्राइम तक फैमिली मेम्बर को बता दूं कि जो मैं विश कर रहा हूं पूनम जी और अनिल सिंह जी को, अभी आप पहचान जाएंगे दोनों को। ये हमारी टीम के होनहार दीपक सिंह, सारी आप सुनते रहते हैं दीपक से सारी। तो दीपक के पेरेंट्स हैं, दीपक के
मम्मी और पापा हैं आज, पूनम जी और अनिल जी की एनिवर्सरी। और अभी दीपक ने अपने पापा को ये बुलेट, एनफील्ड बुलेट शायद वो गिफ्ट किया। तो अच्छा लगता है जब कोई बेटा अपने माँ बाप को कोई गिफ्ट दे, तो प्राउड करना चाहिए। और दूसरी बात ये, क्राइम तक फैमिली मेंबर की अनिल सिंह जी बीएसएफ में हैं और इस वक्त इनकी पोस्टिंग भी कहीं और हो गई है, तो हालात भी तनावपूर्ण हैं। तो बस यही है कि इस वक्त हमें ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है। तो एक तो इस खुशी के मौके पर आप दोनों को बहुत बधाई, और जल्दी आप लोगों से मुलाकात होगी। हमने सोचा पूरी टीम के साथ, कभी ग्वालियर में भी आप शायद हैं तो कभी हम लोग पूरी टीम के साथ आते हैं। तो एंजॉय कीजिए अपना डे, एंड थैंक यू सो मच आप दोनों का भी। तो इसी के साथ कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।